नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतपाल आज एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्नर्स एकेडमी बाय प्रीतपाल में। आज हम फिर हाजिर हैं आपके समक्ष भूगोल की कक्षा 8 की सीरीज का पार्ट 5 लेकर। इस सीरीज में आज हम भूगोल की कक्षा 8 के एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ नंबर 5 जो कि है उद्योग, इसको हम कवर करेंगे आज की कक्षा में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उद्योग से पहले जानेंगे कि विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, क्योंकि जो उद्योग है वो इसी के अंतर्गत आते हैं, आपके द्वितीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत। हमने बताया था जैसे कि आपको पिछली कक्षा में भी कि जो कृषिगत कार्य होते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, और जो कृषिगत कार्यों से मिले उत्पाद होते हैं उनको प्रसंस्करण, ठीक है, उनका परिवर्तन करना, उन उत्पादों का परिवर्तन करना, उपयोगी बनाना, वो किस में आते हैं? विनिर्माण या द्वितीयक क्रियाकलाप में आते हैं। तो आपके उद्योग धंधे किस में आएंगे? आपके उद्योग धंधे आएंगे विनिर्माण उद्योग के अंदर, ठीक है। तो बात करते हैं द्वितीयक क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो हमने जैसे आपको बताया था कि जो कृषि से हमें जो प्राथमिक क्रियाकलाप से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है उनका। जैसे लुगदी कागज के रूप में, जैसे कागज हमने पेड़ से क्या बनाई? लुगदी बनाई। लुगदी से फिर क्या बना? कागज बना। और कागज से फिर क्या बनी? अभ्यास पुस्तिका, नोटबुक बनी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो कच्चा माल था जो हमें किससे प्राप्त हुआ था? प्राथमिक क्रियाकलापों से, उसका क्या कर दिया हमने? परिवर्तन कर दिया। अब बात करेंगे उद्योग। तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। तो उद्योग का संबंध किससे है? यहाँ पर आर्थिक से, इकोनॉमी से है, ठीक है ना। जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। ये क्या है? जो आपका वस्तुओं का उत्पादन होगा, जितना आपका प्रोडक्शन होगा उसका, खनिजों का निष्कर्षण अर्थात खनिजों को निकालना का जो खनिजों का खनन होता है उससे रिलेटेड, और जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जो बैंकिंग या परिवहन की, यातायात की जो अन्य सेवाएं प्रदान की जाती है वो क्या होता है? तो उद्योग इन सब चीज़ों से संबंधित होता है, ठीक है ना। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। तो हमने क्या पढ़ा था? जैसे लोहा इस्पात उद्योग हमने पढ़ा है। तो लोहा इस्पात उद्योग में क्या होता है? जो लोह अयस्क होता है उसको इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या हो गया? उत्पादन से, क्योंकि इस्पात में परिवर्तन किया जाए तो किसका उत्पादन हो रहा है? इस्पात का उत्पादन हो रहा है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। तो जो कोय लोहा इस्पात उद्योग है वो तो किससे संबंधित है? वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। जो कोयला खनन है तो क्या करेगा? कोयला खनन में खनन किया जा रहा है किस चीज़ का? कोयले का। तो कोयले को क्या किया जा रहा है? धरती से निकाला जा रहा है। जो पर्यटन है उसमें क्या है? सेवा देने से संबंधित है। तो पर्यटन वाला जो उद्योग है उसमें क्या किया जाता है? पर्यटकों को सेवाएं मुहैया की जाती हैं। अब बात करते हैं हम उद्योगों के वर्गीकरण की, यानी कि उद्योगों को किन किन बेसिस पर या किन किन आधारों पर, किन किन पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है ना, कितने प्रकार के हैं। तो बात करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चा माल, आकार और स्वामित्व। कितने आधारों पर? 3 आधारों पर। कच्चे माल के आधार पर बांटा गया है, आकार के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। फिर इनके अलग अलग टाइप्स हैं, अभी देख लेते हैं। तो एक सबसे पहला है कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। तो कच्चे माल के उपयोग के आधार पर कितने हो सकते हैं? कि जो उद्योग के अंदर कच्चा माल लगेगा उसकी प्रकृति कैसी है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है? कृषि से प्राप्त हो रही है, या खनिज से प्राप्त हो रही है, या समुद्रों से प्राप्त हो रही है, या वन से प्राप्त हो रही है। तो इसकी प्रकृति के आधार पर, कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों को बांटा जाता है। तो सबसे पहले है कौन सा उद्योग? कृषि आधारित उद्योग है ना, जो कच्चे माल हमें कृषि से मिलते हैं। देख लेते हैं। कच्चे माल के रूप में वनस्पति जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अर्थात हमने क्या बताया था? जो कृषि से प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि वनस्पतियां हैं, कहाँ से प्राप्त होगी? कृषि से प्राप्त होगी। जो जंतु आधारित उत्पाद है, पशुपालन कौन करता है? कृषि में किया जाता है। तो क्या हो गया? वो कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा, क्योंकि पशु से जो उत्पाद मिल रहे हैं, जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दूध दही कहाँ से मिल रहे हैं? पशु से मिल रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा? कृषि आधारित उद्योग। अर्थात जो पदार्थ कृषि से प्राप्त किए जाएंगे कच्चे माल के रूप में, तो वो उद्योग कैसे कहलाएंगे? कृषि आधारित उद्योग कहलाएंगे। ये सब इनके उदाहरण थे। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र में क्या किया जाता है? कपास कहाँ से प्राप्त हो रही है? कृषि से प्राप्त हो रही है। डेयरी उद्योग में दूध कहाँ से प्राप्त हो रहा है? कृषि से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। चर्म उद्योग में चमड़ा कहाँ से प्राप्त होता है? कृषि से प्राप्त होता है। कैसे? पशुओं को पाला जाता है ना, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगी? कृषि आधारित। अब खनिज आधारित उद्योग को देख लेते हैं। तो खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो
खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। तो ऐसे उद्योग जिनमें खनिज अयस्क का, ठीक है ना, कच्चे माल के रूप में प्रयोग, जैसे लोहा अयस्क का, तो लोह इस्पात उद्योग क्या हो जाएगा, खनिज आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को पसंद करते हैं। जैसे कि लोह इस्पात उद्योग है, उससे क्या बना, लोहा बना। फिर लोहे से क्या बनेंगी, मशीनें बनेंगी, उन मशीनों से और कुछ चीज़ें भी बनेंगी। ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों के पार्ट्स बनेंगे, अलग अलग वस्तुओं के पार्ट्स बनेंगे उससे। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो लोह इस्पात उद्योग है वो अन्य उद्योगों का क्या है, आधार है। तो जो खनिज आधारित उद्योग होते हैं वो अन्य उद्योगों का आधार बनते हैं। अयस्क से निर्मित लोह खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। जैसे हमने बताया लोहे के विषय में, तो जो लोहा है वो क्या है, हमारा एक खनिज आधारित उद्योग है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि जो लोहा होता है वो क्या किया जाता है, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है बहुत से उद्योगों में। ठीक है, जैसे भारी मशीनें, तो भारी मशीनें कैसे बनती है, लोहे की बनेंगी। भवन निर्माण में, ठीक है, रेल के डिब्बे बनाने में, तो यहाँ पर सभी जगह लोहे का प्रयोग होता है। तो लोहा एक कच्चे माल के रूप में अन्य उद्योगों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब समुद्र आधारित उद्योग की बात करते हैं। तो समुद्र आधारित उद्योगों में क्या होगा कि जो समुद्र से प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका कच्चे माल के रूप में जिन उद्योगों में प्रयोग किया जाएगा उसको हम समुद्र आधारित उद्योग कहेंगे। जैसे देख लीजिए आप, जो सागरों महासागरों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करना। ठीक है ना, क्लियर है। और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, जो समुद्र से हमें चीज़ें मिलती हैं उसको खाद्य के रूप में, जैसे मत्स्य पालन समुद्र में अगर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, मत्स्य पालन समुद्री आधारित उद्योग हो जाएगा। मत्स्य तेल, मछली का तेल, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपकी समुद्र आधारित उद्योग हो गया। अब बात करते हैं लास्ट वाली वन आधारित उद्योग के विषय में। तो वन आधारित उद्योग कौन से होते हैं, तो जिनमें कच्चा माल वनों से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको, वनों से मिलेगा। जैसे कि वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। लुगदी और कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण। तो जितने भी ये कागज बनाने के लिए कहाँ से प्राप्त होंगे, पेड़, वनों से प्राप्त होंगे। औषधियाँ कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। फर्नीचर की लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। भवन निर्माण के लिए अनेक प्रकार की लकड़ियाँ या अनेक प्रकार के पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं, वनों से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वन आधारित उद्योग होते हैं उसमें वनों से जो प्राप्त उत्पाद होते हैं उनका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। अब बात करेंगे हम आकार के आधार पर, कि आकार के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। ठीक है ना, तो उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी अर्थात, ठीक है ना, जिस उद्योग में जितना धन निवेश किया जाएगा, जितना धन उसमें लगाया जाएगा, उसी हिसाब से उसको हम लघु या वृद्धाकार का उद्योग कह सकते हैं। राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। ठीक है ना, कि तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। आकार में तीन चीज़ों पर निर्भर करेगा। पहला होगा आपका पूंजी अर्थात धन। तो छोटे उद्योग में धन कम लगता है, बड़े उद्योग में धन ज़्यादा लगेगा। नियोजित राशि, किस लोगों की संख्या, तो जो उस उद्योग के अंदर लोग लगे होंगे। तो लघु उद्योग के अंदर क्या होता है, कम लोग लगे होते हैं, और वृद्धि उद्योग के अंदर ज़्यादा लोग लगे होते हैं। और उत्पादन की मात्रा अर्थात जो प्रोडक्ट बन रहा है लास्ट में, जहाँ पर अगर बड़ा उद्योग होगा तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, और जो अगर छोटा उद्योग होगा तो कम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, तो आकार के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है आपके उद्योगों को, वृद्धाकार के उद्योग और लघु आकार के उद्योग। ठीक है, क्लियर बात है। तो दो प्रकार के उद्योग हैं, बात कर लेते हैं इसमें। जो लघु या घरेलू या फिर छोटे प्रकार के उद्योग होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। तो जो छोटे उद्योग होते हैं उसमें जो उत्पादन या जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जिस चीज़ का उत्पादन किया जाता है वो किससे होगा, हाथों से होता है। छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी, धन कम लगता है, और कम प्रौद्योगिकी, जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं वो भी वहाँ पर कम प्रयोग होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। जैसे हमने बताया कि यहाँ पर धन कम लगेगा, टेक्नोलॉजी का कम प्रयोग होगा, और उत्पादन क्या होगा, कम होगा। जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनना, कुम्हार होता है आपके गाँव में, शहरों में, आस पड़ोस में कहीं कुम्हार दिखेगा, तो वो क्या करता है, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग बहुत कम करता है और हाथों से ही अपनी वस्तुओं को बनाता है, और खुद ही विक्र उसमें एक या दो व्यक्ति ही उसमें उसके साथ काम करते हैं। तो क्या हो गया, एक छोटे प्रकार का उद्योग होगा, छोटे लेवल पे जो उद्योग होगा उसको हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग कह सकते हैं। अब बात करेंगे बड़े पैमाने के उद्योग की। तो जो बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अर्थात जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा मात्रा में बनता है। ठीक है, और जो यहाँ पर जो पूंजी होती है वो भी अधिक लगती है। क्या होती है, पूंजी भी
यानी कि जो धन की मात्रा होती है वो भी ज़्यादा चाहिए होती है बड़ा उद्योग लगाने के लिए। और जो प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है वो भी ऊंचे स्तर की होती है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यहाँ पर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि ऑटोमोबाइल और भारी मशीन, ऑटोमोबाइल अर्थात जो यातायात के वाहन होते हैं उनसे संबंधित जो उद्योग लगते हैं तो वो क्या हो गया, बड़े प्रकार का उद्योग हो गया। जो भारी मशीनें बनाई जाती हैं वो भी इसी प्रकार के उद्योगों का आपका उदाहरण है। अब बात करेंगे हम स्वामित्व के आधार पर कि स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकारों में आपका उद्योगों को बांटा जाता है। जैसे कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व और सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आपका जो स्वामित्व है अर्थात अधिकार के आधार पर किस उद्योग पर किसका अधिकार है, ठीक है ना। तो उस अधिकार के आधार पर एक तो होता है निजी, एक होता है आपका राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक जिसमें सबका सहयोग होगा, एक होता है संयुक्त जिसमें कि आपका भी सहयोग होता है और सरकार का भी सहयोग होता है, ठीक है ना। जैसे हम बात कर लेते हैं अभी सबसे पहले निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व, संचालन या एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी मनुष्य या मनुष्यों के समूह के द्वारा अधिकार होगा उद्योग पे, तो उसको हम क्या कहेंगे, निजी स्वामित्व। ये पर्सनल उद्योग होता है आपका, ठीक है ना। सार्वजनिक क्या होता है, इसका होता है संचालन सरकार द्वारा। जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं उनका संचालन कौन करती है, तो इसका संचालन सरकार करती है, ठीक है ना। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये क्या है, एक सरकारी उद्योग के दो उदाहरण हैं आपके। आगे बात करते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं उसमें क्या होता है, तो संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व संचालन राज्यों और व्यक्तियों द्वारा अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो इसमें क्या होता है कि अधिकार दोनों का होता है, मनुष्यों का जो लोग वहाँ रहेंगे, जो नगरीय लोग होंगे या जो गांव के लोग होंगे उनका भी अधिकार होगा और सरकार का भी, दोनों का अधिकार बराबर मात्रा में होता है। इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्षेत्र के उदाहरण उद्योग कहते हैं। जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र का एक उद्योग है। तो हमने स्वामित्व के आधार पर तीन उद्योगों को पढ़ा। पहला निजी उद्योग जिसमें आपका स्वयं का या आपके साथ वाले लोगों का स्वयं का उनका खुद का अधिकार हो, निजी उद्योग। सार्वजनिक जिसमें सरकार का अधिकार हो, सार्वजनिक उद्योग। और जिसमें आपका और सरकार का दोनों का अधिकार हो तो वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग आपको कहलाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सहकारी। तो सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। तो सहकारी जो उद्योग होते हैं वो कच्चा माल जो आपको प्रोवाइड कराते हैं उसका भी अधिकार होगा, जो आपसे माल ले रहा है उसका भी अधिकार होगा, और जो माल बना रहा है, जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है उसका भी अधिकार उस पर होता है। जैसे कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी क्या है, ये एक सहकारी प्रक्रमों के या सहकारी उद्योग के आपके उदाहरण है, ठीक है। समझ आ गया आपको सहकारी क्षेत्र उद्योग क्या होता है। तो सहकारी क्षेत्र उद्योग में आपका ये सब आएंगे कि जो माल आपको कच्चा माल देगा उसका भी अधिकार होगा, जो उस कच्चे माल को परिवर्तन करके उत्पाद बनाएगा उसका भी अधिकार होगा, और जो उत्पाद की खरीद करेगा, ठीक है ना, जो उत्पाद को बाकी बाकी बाजार में बेचेगा उसका भी अधिकार बराबर रूप से होता है। अब बात करते हैं कि उद्योग की अवस्थिति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कि उद्योग कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे, कहाँ पर उद्योगों के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, कहाँ कारखाने लगाए जाएंगे, ठीक है कहाँ। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये कारक होते हैं जो उसको उद्योगों को प्रभावित करते हैं। कारकों को पढ़ने से पूर्व हम आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कारक कि उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यह है उद्योग की अवस्थिति संबंधी कारक कि उद्योग धंधे कहाँ लगेंगे, कहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगी, कहाँ कारखाने लगेंगे। तो ये इससे रिलेटेड है आपका। तो सबसे पहले है आपका तो कच्चा माल, जहाँ आपकी कच्चे माल की सुविधा उपलब्ध होगी, जिस प्रकार का उद्योग है अगर उसी प्रकार से आपको कच्चा माल प्राप्त हो रहा है पास के क्षेत्र में, वहाँ लगेगा। श्रम, जहाँ पर मजदूरी या मजदूर जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। पूंजी, जहाँ धन मिलेगा। जहाँ जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसको जो बेचने के लिए बाजार है जहाँ वो उपलब्ध होगा। जहाँ जल की मात्रा होगी, जहाँ विद्युत होगी, भूमि भी तो चाहिए उद्योग लगाने के लिए, तो जहाँ आवश्यकता रूप से भूमि हो। और परिवहन, जो कच्चा माल आ रहा है उसके लिए भी परिवहन की आवश्यकता होती है, और जो उत्पादन बन रहा है, उत्पाद जो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, उसको बाजार तक ले जाने के लिए भी
परिवहन की आवश्यकता होती है, और संचार, कम्युनिकेशन करने के लिए संचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये आपके ये सारे जो कारक हैं ये उद्योग की अवस्थिति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं कि उद्योग धंधे कहाँ लगने चाहिए और कहाँ नहीं लगने चाहिए। समरी को देख लेते हैं। तो वे कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, कहाँ कच्चा माल होगा, ठीक है, भूमि, भूमि हमें जो उद्योग धंधा लगाना है वहाँ पर भूमि अवेलेबल है या नहीं है, जल, किस प्रकार का उद्योग धंधा है, जैसे लोह इस्पात उद्योग में जल की बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो वहाँ पर जल का स्रोत आसपास होना चाहिए। श्रम, तो जैसे कपास वाला जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें हमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, तो श्रम है या नहीं है वहाँ पे आसपास में, ठीक है। शक्ति, विद्युत जिसको बोलते हैं, विद्युत या कोयला, जिस प्रकार से भी ऊर्जा प्राप्त की जाती है उस प्रकार की शक्ति संसाधन या ऊर्जा के स्रोत वहाँ पर हैं या नहीं है। धन भी है, किसी के पास ही नहीं है, तो बिना धन के तो उद्योग धंधे नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो परिवहन, परिवहन जैसे हमने बताया था अभी, कच्चा माल को लाने के लिए और जो तैयार उत्पाद है उसको भेजने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है, और बाजार, जो उत्पाद है उसको बेचने के लिए भी हमें बाजार आसपास ही चाहिए होता है, नहीं तो परिवहन जो कॉस्ट है, परिवहन खर्च जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि जो इसको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उद्योगों को, वो जहाँ पर ये सभी कारक आपको अवेलेबल हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, तो वहाँ पर ही उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत और अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो क्या होता है, कई बार किसी देश में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़्यादा, तो वहाँ क्या किया जाता है कि जो बिजली है वो कम दामों पर दी जाती है, जो परिवहन है उसका कम खर्चा लिया जाता है, और अन्य ऐसी सुविधाएं सरकार खुद से मुहैया कराती है ताकि लोग उद्योग धंधे लगा सके, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। जैसे हमने बताया जहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है तो वहाँ सरकार प्रोत्साहन देती है लोगों को उद्योग धंधे लगाने के लिए। और औद्योगिकरण में से प्राय नगरों और शहरों का विकास में वृद्धि होती है, क्योंकि जब औद्योगिकरण होगा तो वहाँ पर आकर लोग रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आर्थिक रूप से भी वो जो क्षेत्र है वो विकसित हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम औद्योगिक तंत्र के विषय में कि एक औद्योगिक तंत्र होता क्या है। तो औद्योगिक तंत्र के अंदर तीन चीजें शामिल की जाती है। पहला होता है निवेश, दूसरा होता है प्रक्रम और तीसरा होता है निर्गत। अब हम तीनों चीजों को एक एक करके पढ़ेंगे। औद्योगिक तंत्र इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, निवेश, प्रक्रम और निर्गत से, ठीक है। तो निवेश में क्या होता है, निवेश में कच्चा माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना, यानी किसी भी उद्योग को लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए हमें, हम किन किन चीजों को लगा रहे हैं उसमें, वो सब चीजें क्या कहलाएंगी, निवेश। जैसे कच्चा माल है, हम क्या दे रहे हैं उसमें, श्रम भी दे रहे हैं, मेहनत भी दे रहे हैं अपनी। भूमि की लागत, जहाँ हमने लगाया तो वो भी तो हम नहीं दी, भूमि भी दी। उसके बाद जल, जल अगर उपलब्ध है या जल की मात्रा अगर हमें चाहिए उस उद्योग में लगाने की, जल भी तो हमारा एक हो गया निवेश के तौर पर, और परिवहन भी हो गया, इस प्रकार से बिजली हो गई, और अन्य ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसी, जैसे कि संचार है, ठीक है ना, कच्चा माल है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपके निवेश के तौर पे, आपको उससे कोई बेनिफिट ना, आप लगा रहे हैं खुद उद्योगों में, तो उसको क्या बोलते हैं, निवेश बोलते हैं, ठीक है। प्रक्रम में क्या होता है कि किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उन सब प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, हम प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। तो किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है, उन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहेंगे, हम प्रक्रम कहेंगे। और निर्गत क्या होता है, निर्गत होता है आपका जो तैयार माल होता है, जो आपका उत्पाद तैयार हो गया उसको हम क्या कहेंगे, निर्गत कहेंगे, ठीक है ना। और जो उत्पाद तैयार हो जाता है या जो आय मिलती है उससे हम क्या कहेंगे, निर्गत कहते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें समझ आ गई आपकी। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में अब यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, सूती वस्त्र उद्योग है, किसमें कौन सा निर्गत है, कौन सा आपका प्रक्रम है, और कौन सा आपका बताइए निवेश है, ठीक है ना। तो जो कपास है, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन, ये क्या हो जाएंगे, आपके निवेश हो जाएंगे। जो उस उद्योग में क्या क्या किया जाता है, जो प्रक्रिया के, जैसे ओटाई, कटाई, ओटाई होता है कपास को इकट्ठा करना, कटाई, फिर बुनाई, फिर रंगाई, फिर छपाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सब आपका प्रक्रम हो जाएंगे, ये प्रक्रिया है आपने उद्योग के दौरान उत्पाद तैयार करने में की है। और फिर जो आपकी तैयार क्या हो जाएगी, कमीज तैयार होगी इस प्रकार से, तो वह क्या हो जाएगा, आपका उत्पादन या निर्गत हो जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। अब बात करते हैं हम औद्योगिक प्रदेश की, एक औद्योगिक प्रदेश होता क्या है। औद्योगिक तंत्र समझ में आ गया, अब औद्योगिक प्रदेश की बात करते हैं। तो
औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। तो जब एक उद्योग, यहाँ लोह इस्पात उद्योग है, यहाँ कोयला उद्योग है, यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग है, तो ये दो तीन उद्योग हो गए, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका औद्योगिक प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। जिस प्रदेश में कई सारे उद्योग हों उसको हम क्या कहते हैं, औद्योगिक प्रदेश कहते हैं। वे अपनी निकटता के साथ लाभ बांटते हैं। अब जैसे हमने बताया कि आपका जो लोह इस्पात उद्योग है वो क्या करता है, एक आधार प्रदान करता है किसी भी अन्य उद्योग को कच्चे माल के रूप में, है ना। तो अगर आपका ये लोहा इस्पात उद्योग है और यहाँ पर आपका कोई रेल के इंजन बन रहे हैं, रेल के डब्बे बन रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर लोह इस्पात का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर रेल के डब्बों का, लेकिन रेल के डब्बे जो बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, इस्पात से बन रहे हैं। तो इससे क्या है, ये इससे कनेक्ट है, ये किससे लाभ प्राप्त कर रहा है, ये अपने इस वाले जो लोह इस्पात उद्योग है इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे हमने अभी बताया आपको कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से निकटते के कारण वो अब एक दूसरे से लाभ भी प्राप्त करते हैं, ठीक है। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका पूर्वोत्तर अमेरिका, ठीक है ना। कौन सा, पूर्व और उत्तर का हिस्सा जो अमेरिका है, इस प्रकार से जो उत्तरी अमेरिका है आपका, और ये जो ये वाला हिस्सा है इसका पूर्व और उत्तर वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा पश्चिमी और मध्य यूरोप, ठीक है ना, पश्चिमी और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया, ये आपके जो है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं महाद्वीपों के अंदर, ठीक है। और ये औद्योगिक प्रदेश ज़्यादातर कहाँ लगे हैं, तो ये औद्योगिक प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कौन से होते हैं, तो हमने आपको कई बार बताया है कि 0 डिग्री होती है अक्षांश रेखा, ये 23.5 और ये 66.5, तो 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, दोनों गोलार्धों में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। तो ये उद्योग धंधे जो होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं। समुद्री पत्तनों के समीप, समुद्री पत्तनों के समीप लगे होते हैं, और जहाँ पर कोयला क्षेत्र होता है, ठीक है ना, तो कहाँ पर होते हैं ये, शीतोष्ण क्षेत्रों में, समुद्री पत्तनों के समीप। समुद्री जो बंदरगाह होते हैं वहाँ पर, क्योंकि कच्चा माल या जो तैयार माल होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए समुद्री जो मार्ग है वो सबसे सस्ता मार्ग है, सबसे सस्ता परिवहन है, इसलिए समुद्रों के समीप भी हो सकते हैं। और क्योंकि कच्चे माल को परिष्कृत करने के लिए कोयले की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो क्या होता है, जहाँ पर कोयले क्षेत्र अवेलेबल होंगे, जहाँ पर कोयले क्षेत्र उपलब्ध होंगे वहाँ पर भी इन उद्योगों को लगाया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत में कहाँ कहाँ पर है, तो भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे और बंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश, गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश, कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। तो आप इन प्रदेशों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश है और किस औद्योगिक प्रदेश के अंदर कौन कौन से शहर आते हैं। जैसे आपका कौन सा है, गुड़गांव दिल्ली मेरठ के अंदर कौन से है, तो 3 शहर है, गुड़गांव और दिल्ली और मेरठ, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। इस तरह से आप इनको एक बार और वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को दोबारा से देख करके आप इन जो औद्योगिक प्रदेश हैं इनके नाम याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक घटना का जिक्र करेंगे जो भोपाल के अंदर गैस त्रासदी हुई थी उसके विषय में। तो जो ये घटना होती है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। तो जो घटना उत्पन्न होगी उद्योग के अंदर, जो हम उसमें आपकी तकनीकी प्रयोग करते हैं, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, अगर हम उसको टेक्नोलॉजी को गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा, हमें एक संकट का या एक घटना का सामना करना पड़ेगा। इसी प्रकार से क्या है कि भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे, ये क्या है आपका 30 लिखा हुआ है ना, तो इसका होता है रात के 12:30 बजे, ठीक है ना। तो रात को 12:30 बजे किस दिन, 3 दिसंबर, कब, 1984 को। तो याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात 12:30 बजे जो भोपाल गैस त्रासदी है वो घटित हुई थी। अब तक की सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। तो सबसे जो भयावह है या कह सकते हैं इसको, या आपकी जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, इसमें बहुत सारे लोग मरे थे, कई हजार लोगों की मरने की इसमें खबर आई थी रिकॉर्ड के अनुसार। तो ये सबसे एक भयावह दुर्घटना हुई थी, औद्योगिक दुर्घटना भारत के अंदर। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी, क्या थी, एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड दुर्घटना थी, जिसमें यूनाइटेड कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो कौन कौन सी गैस निकली थी इसमें से, यहाँ पर क्या होता था, यूनाइट जो कारखाना था उसमें किस चीज़ का उत्पादन किया जाता था, तो इसमें यूनियन कार्बाइड का उत्पादन किया जाता था, ठीक है ना, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने से।
ठीक है ना। तो किसमें किया जाता था, यूनियन कार्बाइड का उत्पादन होता था इस कारखाने के अंदर। यहाँ पर ये समझने की बात है आपको। ये घटना कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 को लगभग रात को 12:30 बजे। कहाँ पर, भोपाल में। ये किस चीज़ का कारखाना था, तो यूनियन कार्बाइड, जो क्या था, एक कीटनाशी था जो खेतों में या इत्यादि जगह पर प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या हुआ था, तो जो हाइड्रोजन साइनाइड है वो निकली थी, उसका रिसाव हुआ था। और दूसरी गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दूसरी गैस कौन सी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। दो गैसें निकली थी, हाइड्रोजन साइनाइड और मिथाइल आइसोसाइनाइड। इनका क्या हुआ, गैसों का रिसाव हुआ। और 1989 तक जो सरकारी आंकड़े थे, उनसे हमें पता चला कि इस घटना में 35,598 लोग मरे थे। कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, तो 35,598 लोगों की मृत्यु हुई इसके अंतर्गत। और जो लोग बच गए उनमें आज भी बीमारियां हैं, जैसे कि अंधापन, प्रतिरक्षा उनकी खराब है, यानी कि जो रोगों से रक्षा करने की क्षमता है वो खराब है उनकी, तंत्र विकृति, बहुत सारे सिस्टम उनके विकृत हो चुके हैं। आंत्रशोथ, जो आंतों से रिलेटेड, जो पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं उसमें उनको ज़्यादा अभी भी हैं। क्लियर बात है। तो ये थी हमारी भोपाल त्रासदी, कब हुई थी, 3 दिसंबर 1984 रात लगभग 12:30 बजे। कहाँ हुई, भोपाल के अंदर। भोपाल में कहाँ पर, तो ये यूनियन कार्बाइड का एक कारखाना था, वहाँ पर हुई थी। इसमें दो गैसें निकली थी, हाइड्रोजन साइनाइड और आपकी मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें कितने लोग मरे थे, 35,598 लोग। और जो बच गए वो आज भी लोग बीमार हैं। ठीक है। अब एक और घटना है इसमें आपकी, ये चीन की घटना है, इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो 23 दिसंबर 2005 में चीन के गांव कारियो चोंगनिंग में गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु। तो क्या हुआ था, ये कौन सा जगह थी, तो गांव कारियो का है ये आपका चोंगिंग शहर। गांव कारियो का चोंगिंग नामक स्थान है। और यहाँ पर कब हुई थी, 23 दिसंबर 2005 को। यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये गैस कूप के अंदर विस्फोट हो गया। ठीक है। और कितने लोग मरे, 243 लोग मरे। और 9,000 लोग क्या हो गए, घायल हो गए। इन स्थानों से फिर क्या हुआ, जो यहाँ पर ये गाँव कारियो नामक जो स्थान था, वहाँ पर जब विस्फोट हुआ तो वहाँ से क्या हुआ, 64,000 लोग, कितने हज़ार लोग, 64,000 लोग उस स्थान को छोड़कर चले गए। ठीक है। कई लोग विस्फोट के बाद ना भाग सकने के कारण मर गए। अगर ये ना भागते तो बहुत ज़्यादा मृत्यु वहाँ पर होती। ठीक है ना। अगर ये 64,000 जो लोग भाग गए थे, अगर ये लोग वहाँ से ना भागते तो मृत्यु की आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता। तो ये लोग भागे थे, और जो लोग नहीं भाग सके वो क्या हो गए, मर गए। वे जो समय पर भागे उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन जो भागने में भी कामयाब रहे, क्योंकि गैस का विस्फोट हुआ था, उससे क्या हुआ, उनके आंखों में प्रॉब्लम हुई, त्वचा से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो हुए, स्किन रिलेटेड। और जो फेफड़ों से संबंधी जो बीमारी होती है उनको, वो हो गई थी। अब हम जो ये घटनाएं होती हैं इस प्रकार की, जैसे ही भोपाल गैस त्रासदी, या चीन में गाँव कायो नामक जो स्थान था वहाँ पर जो गैस विस्फोट हुआ, इस प्रकार की जो आपकी घटनाएं हैं इनको कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इन उपायों के विषय में चर्चा कर लेते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योग धंधे जब भी लगाए जाएं तो ऐसे स्थान पर लगाए जाए जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है या ना के बराबर हो। ठीक है ना। क्योंकि जो आवासीय क्षेत्र है उनसे दूर लगने चाहिए। उद्योग के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभावों का ज्ञान होना चाहिए। तो जो लोग उद्योग जहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जो लोग वहाँ पर भी रहेंगे, उनको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि अगर इस तरह से कोई दुर्घटना होती है तो हमें उस टाइम पे क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं और उनको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। तो उद्योग धंधों के आसपास जो अग्निशमन है, जो फायर ब्रिगेड वगैरह वाली चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और उद्योग धंधे जहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं उन स्थानों पर भी जो आग की चेतावनी से रिलेटेड या अग्निशमन से रिलेटेड जो संबंधी सामग्री होती है वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। जो विषैले पदार्थ हैं जिनसे दुर्घटना होने की या दुर्घटना होने पर नुकसान अधिक होने की संभावना होती है, तो उनको सीमित मात्रा में ही रखा जाना चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। तो जो उद्योग धंधे लगाए जाते हैं उनसे प्रदूषण भी निकलता है, तो उस प्रदूषण को भी हम नियंत्रित मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका, जो हमने दो दुर्घटनाएं पढ़ी और उन दुर्घटनाओं को कम करने के उपाय। अब बात करेंगे हम प्रमुख उद्योगों का वितरण कहाँ कहाँ पर है, किस किस प्रकार से कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं। तो जो विश्व के प्रमुख उद्योगों में 3 उद्योगों का नाम आता है आपका, लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी। कौन कौन से उद्योग,
तीन उद्योग हैं आपके। लोह इस्पात उद्योग पहला प्रमुख उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग दूसरा प्रमुख उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आपका तीसरा प्रमुख उद्योग आपका आता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले लोह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने हैं। तो ये जो लोह इस्पात उद्योग है और वस्त्र उद्योग है ये तो हमारे बहुत टाइम पुराने उद्योग हैं, लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो नवीन उद्योग है, अभी विकसित हुआ है। ठीक है ना। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। जहाँ पर लोह इस्पात के उद्योग लगाए गए हैं तो कौन कौन से देश हैं? जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, चीन, जापान और रूस। और जहाँ पर वस्त्र उद्योग है वो कौन कौन से हैं? भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बनता है वस्त्र उद्योग वाला कि वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ पर है, तो भारत का नाम इसमें आ रहा है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है। तो सूचना प्रौद्योगिकी एक तो कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन जो धातु है उसका प्रयोग किया जाता है, और सिलिकॉन घाटी कैलिफोर्निया के अंदर है। सिलिकॉन घाटी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर सिलिकॉन नामक जो खनिज पदार्थ है वो अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। और इसी प्रकार से भारत के बेंगलोर में, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर उद्योग है आपका भारत के अंदर कहाँ पर है, तो भारत के बेंगलोर प्रदेश में है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोह इस्पात उद्योग के विषय में। जो तीन उद्योग हमने पढ़े, लोह इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग और आपका एक सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोह इस्पात उद्योग के विषय में। लोह इस्पात उद्योग है क्या? तो अन्य उद्योगों की तरह लोह इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्यात शामिल है। हमने पता था कि किसी भी औद्योगिक तंत्र को स्थापित करते वक्त या किसी भी उद्योग को लगाते वक्त तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है: निवेश की, प्रक्रम की और निर्गत की। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि जो लोहे इस्पात उद्योग है उससे जो प्राप्त उत्पाद होता है, जो लोहा होता है, जो इस्पात होता है, वो अन्य उद्योगों के लिए आधार का कार्य करता है। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान, अन्य अवसंरचना के साथ साथ जब हम उद्योग को लगाएंगे तो क्या क्या श्रम हमें निवेश करना पड़ेगा? श्रम का, धन का, स्थान का और अन्य सुविधाओं का, और इसके साथ साथ लोह अयस्क का, कोयले का और चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में। ठीक है ना, कच्चे माल के रूप में तीन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है: लोह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। ठीक है, लोह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है। जब लोहे को बनाया जाता है, लोह इस्पात से जो उत्पाद तैयार किया जाता है उसमें कई प्रक्रियाओं को या कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, तो जो कच्चा माल होता है उसको झोंका भट्टी में रखा जाता है। तो जो लोह अयस्क होगा उसमें क्या किया जाएगा, झोंका भट्टी में उसको डाल दिया जाएगा, जहाँ ये प्रगलित अर्थात गल जाता है। ठीक है, द्रव रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। फिर क्या होगा, इसको ये शुद्ध होगा फिर उसके बाद। ठीक है ना, प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है। तो शुद्ध होने के बाद जो अशुद्धियाँ होती हैं, क्योंकि झोंका भट्टी के अंदर क्या किया गया, इसको गर्म किया गया, निश्चित तापमान पर गर्म करने के बाद ये क्या बन गया, द्रव बन गया। और द्रव बनने के बाद इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं, और जो शुद्ध लोहा होता है वो अलग हो जाता है, जो अन्य उद्योग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो लोहा निकला है, जो इस्पात बना हमारा लास्ट में, वो क्या होगा, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इसे तार बनाया जा सकता है। हमने पता है जो लोहा, जो इस्पात होता है वो आपका क्या किया जाता है, उसको काट भी सकते हैं, उसको हम आकार भी दे सकते हैं, क्योंकि धातु है और धातु को हम क्या कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, आकार भी दे सकते हैं और उसके तार भी हम बना सकते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्रित धातुएं बनाई जा सकती है। तो इस्पात के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कई सारी धातुएं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को इस्पात के साथ मिला दिया, मिश्र धातु बन जाएगी। निकल को इस्पात के साथ मिला दिया, जब मिश्र धातु बन जाएगी। और तांबे को इस्पात के साथ मिला दिया, तब भी मिश्र धातु बन जाएगी। ठीक है ना, मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता और दृढ़ता, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। जो मिश्र धातु होती है, अगर उसको जैसे कि एल्यूमिनियम को हमने इस्पात के अंदर मिला दिया तो फिर क्या होगा, इस्पात में या लोहे में क्या होगा, जंग नहीं लगेगा, वो अधिक कठोर हो जाएगी और अधिक दृढ़ हो जाएगी। ठीक है ना, इस्पात प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है, अर्थात जैसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं ना, शरीर का जो रीढ़ की हड्डी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो ऐसे ही अन्य उद्योग के लिए जो इस्पात उद्योग है वो एक मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये वाला, ये देख सकते हैं, ये झोंका भट्टी है, इसमें यहाँ से कोयला डाल के गर्म किया जाता है। ये आपका क्या है,
लो अयस्क है, ऊपर से लो अयस्क डाला जा रहा है और यहाँ पर ये झोंका-भट्टी में गर्म हो रहा है, यहाँ से गर्म वायु निकल रही है और जो ये धातु मल है यानी कि जो अशुद्धियाँ हैं वो निकलती हैं और जो लास्ट में आपका जो धातु बचता है, जो शुद्ध को लोहा है वो इधर से निकल जाता है, ठीक है। एक और चित्र आपको हम दिखा देते हैं, आप ये देख सकते हैं कि 8 टन कोयला लगता है, 4 टन अयस्क जो लोहा अयस्क होता है वो, और 1 टन चूना पत्थर, कितना हो गया 8 4 12 13, 13 टन कच्चा माल लगने के बाद 1 टन इस्पात हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना। 13 हिस्से हम कच्चे माल के लगाएंगे और एक हिस्सा हमें फिर 1 इकाई प्राप्त होगी, ठीक है ना, याद रखेंगे इस प्रकार से। तो आगे जिक्र करते हैं, जो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बेहतर जल आसानी से उपलब्ध था। तो जो इस लोह इस्पात उद्योग थे वो कहाँ पर लगाए जाते थे 1800 ईस्वी के आसपास में, तो वो जहाँ पर कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाए उन्हें, अर्थात लोह अयस्क जो है वो आराम से उपलब्ध हो जाए, जो बिजली चाहिए उन्हें, जो ऊर्जा संसाधन है वो आराम से मिल जाए, और जो पानी है, क्योंकि लोहे को ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जो जल की मात्रा है जहाँ पर आसानी से उपलब्ध होगी, वहाँ पर 1800 ईस्वी के आसपास जो है आपके उद्योग लगाए जाते थे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट स्थिति हो गई। तो क्योंकि बिजली थोड़ा महंगी पड़ती थी और कोयले से क्या किया जाने लगा, आपके जो लोहा अयस्क है उसको गर्म किया जाने लगा, तो फिर इसकी स्थिति परिवर्तन हो गई और लोहे के क्षेत्रों के आसपास और या नहरों के और रेलवे के आसपास, क्योंकि कोयला भी भारी है, लोहा अयस्क भी भारी है और जो इस उत्पाद बनता है वो भी भारी है, तो इसमें परिवहन खर्च ज़्यादा होता है, इसलिए इसको रेलवे के आसपास या नहरों के आसपास, ठीक है ना, यहाँ पर लगाया जाने लगा। लेकिन 1950 में क्या हुआ, 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। तो 1950 के आसपास जो लोहा इस्पात उद्योग है वो कहाँ लगने लगे आपके, तो वो समुद्र के आसपास लगने लगे। क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था। तो जो इस्पात निर्माण है, जो लोहा उद्योग है, वो बहुत विशाल रूप से स्थापित किए गए थे उस टाइम तक, और लोहा अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। जो लोहा अयस्क है, जो आपका लोहा है और है, लोहा अयस्क यानी कि आयरन ओर जो है आपका, वो कहाँ से मंगाना पड़ता था, विदेशों से मंगाना पड़ता था। और क्योंकि लोहा अयस्क भारी आपका पदार्थ है एक, तो इसको अगर हम अन्य किसी भी माध्यम से, अन्य परिवहन के किसी माध्यम से लेके आते हैं तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और जलमार्ग द्वारा बहुत सस्ता परिवहन का आपका साधन है, तो इसलिए इसको समुद्र पत्न के आसपास लगाया जाता था। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। तो जो यहाँ पर भारत में जो लोहा इस्पात उद्योग लगे हुए हैं, तो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, जहाँ पर उनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जहाँ पर श्रमिक यानी कि जो मजदूर हैं वो आराम से मिल जाएंगे, काम करने वाले लोग, और जो परिवहन के साधन जहाँ पर अच्छे हैं वहाँ पर, और जहाँ पर बाजार भी उनका उपलब्ध है, ये जो उद्योग है आपके लोहा इस्पात उद्योग वहीं पर लगाए गए हैं। जैसे कि सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। जो ये आपके लोह इस्पात उद्योग है कहाँ पर है, ये भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सब कहाँ है, एक ही प्रदेश में स्थित है, यानी कि भारत के अंदर स्थित है, जो कि 4 राज्यों में फैले हैं। कितने राज्यों में फैले हुए हैं ये क्षेत्र सारे, जो हमने बात की, तो ये आपके 4 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये 4, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हो गए आपके, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है। अब बात करते हैं भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, कहाँ पर, भद्रावती और जो विजयनगर क्षेत्र है वो कहाँ पर है, कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में, ये भी यहाँ पर भी जो आपका लोह इस्पात उद्योग है वो भी लगा हुआ है। वैसे हमने 4 जो राज्य बताए, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और जो ऊपर बताया आपको इसके क्षेत्र, वहाँ पर ही सबसे महत्वपूर्ण जो लोह इस्पात उद्योग है वो लगाए गए हैं, लेकिन उनसे अलग बाकी 3 राज्यों में है। कर्नाटक के अंदर भद्रावती और विजयनगर, विशाखापट्टनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, और सलेम कहाँ पर, तमिलनाडु में, यहाँ पर भी जो लोह इस्पात उद्योग है वो लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय संसाधन है, अर्थात लोह अयस्क जो वहाँ पर मिलता है उसी का प्रयोग किया जाता है, कोयला जो वहाँ पर मिलता है उसी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। भारत का इस्पात उत्पादन 1947 में 10 लाख टन था। जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत कितने लाख टन का उत्पादन करता था, 10 लाख टन का, लेकिन 2002 में ये कितना हो गया, 3 करोड़ टन। आपने देख सकते हैं कितनी वृद्धि की है भारत ने लोह इस्पात उद्योग के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे हम एक लोह इस्पात कारखाने की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहा जाता है, टी टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, ठीक है,
इसको हम टिस्को कहते हैं, सी से कंपनी, क्लियर है। तो टिस्को भी कहा जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और ये कहाँ पर है, ये आपके जमशेदपुर में है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 1947 से पूर्व पूरे भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। आज़ादी से पहले का लगा हुआ कारखाना है ये। क्या नाम है इसका, टाटा आयरन एंड स्टील स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं। सिर्फ यही एक कारखाना था, यह निजी स्वामित्व में था, यानी किसी का निजी स्वामित्व था, किसी का निजी अधिकार था इस पर, सरकार का कोई इसमें रोल नहीं था। स्वतंत्रता पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिया। जैसे ही स्वतंत्र हुआ भारत, तो इसमें फिर इस कार्य को क्या किया, जो भारत सरकार थी उसने इसको अपने हाथ में ले लिया, अर्थात इसमें अपना सहयोग दिया। बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए। तो धीरे धीरे क्या किए, सरकार के सहयोग से अनेक संयंत्र या अनेक लौह इस्पात उद्योग अनेक लगे। ये कहाँ पर है, तो झारखंड के स्वर्णरेखा और खरकई, कहाँ पर, झारखंड के स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिक्सो की शुरुआत हुई थी। तो जो टिक्सो है वो कहाँ पर लगा था आपका, तो ये खार एक स्वर्णरेखा नदी है, कहाँ पर है, बताइए। स्वर्णरेखा नदी है आपकी छोटा नागपुर के पठार पर, और खरकई नदी भी उसके पास ही है। तो ये जो उद्योग थे इन नदियों के संगम पर, जहाँ ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर साकची नामक स्थान है। कहाँ पर मिलती है, साकची नामक स्थान पर मिलती है। तो वहाँ पर लगे थे, और कब लगा था, 1907 में, ठीक है। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश के लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। तो जो अगर देखा जाए, आपका जो जमशेदपुर नामक स्थान या टिक्सो कंपनी, जो टिक्सो का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना हुई थी जिस स्थान पर, तो वो क्या होता है, एक सुविधाजनक स्थान है। वहाँ पर सभी चीज़ें आपको आराम से मिल जाती हैं, जैसे कच्चे माल के रूप में आपको लोहा कोयला आराम से मिल जाएगा, जल आराम से मिल जाएगा, दोनों नदियाँ हैं वहाँ पर, बिजली आराम से मिल जाएगी। और वहाँ पर ये क्या है आपका, एक टाटा नगर रेलवे स्टेशन है जहाँ से माल की आवाजाही हो सकती है, ठीक है। साकची को कई कारणों से इस इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। तो साकची में ही क्यों लगाया गया था ये तो क्वेश्चन बनता है ना, कि साकची में ही क्यों लगाया गया। तो साकची में इसलिए लगाया गया, यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूर पर था। जैसे मैंने बताया कि रेल मार्ग से जो है आसानी से कच्चा माल और जो तैयार उत्पाद है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। और ये क्या है आपका, जो काली माटी रेलवे स्टेशन है वो कुल साकची से कितना दूर है, सिर्फ 32 किलोमीटर दूर है, इसलिए लगाया गया था यहाँ पर। दूसरी बात, यह स्थान लोएस्ट मैंगनीज के निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहाँ विशाल बाजार है। तो जो साक्षी नामक स्थान है वहाँ पर क्या थे, वहाँ पर पास में ही लोएस्ट के खनन था, ठीक है ना। दो निक्षेप कहते हैं जहाँ से लोएस्ट को निकाला जाता है और मैंगनीज को निकाला जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर साक्षी के पास में ही थे, और इसके साथ साथ साक्षी के पास में ही कोलकाता में क्या है आपका बाजार भी उपलब्ध था, जहाँ पर इस तैयार माल को बेचा जा सकता था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला कोयला कहाँ से मिलता था, तो ये झरिया नामक क्षेत्र से कोयला, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या मिलता था, लोयस्क, ठीक है ना। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या मिला इसको, लोयस्क। और चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिला, है ना। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, कि झरिया जो उड़ीसा के अंदर है वहां से क्या मिलता था इसको, कोयला मिलता था, ठीक है। और छत्तीसगढ़ से लोयस्क, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से क्या मिलता था, लोयस्क। और चूना पत्थर डोलोमाइट और मैंगनीज भी कहाँ से प्राप्त होते थे, इसको उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त होते थे। एक बार इस पॉइंट को और समझ लीजिए कि जो झरिया ना खोलिया क्षेत्र है वहाँ से कोयला मिल जाता था, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लोयस्क, चूना पत्थर डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त हो जाते थे, ठीक है। और जल कहाँ से प्राप्त होता था, तो जल खरकई स्वर्णरेखा नदियों से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया था जो खरकई नदी है और स्वर्णरेखा नदी है इनके संगम पर साक्षी नामक स्थान है, जहाँ पर टिस्को नामक कंपनी जो लोह इस्पात कंपनी है वो लगी हुई है, और उनको जल कहाँ से प्राप्त होता था, खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से, ठीक है। अब बात करते हैं सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्धि, जो धन की मात्रा है, जो धन लगाया गया, क्योंकि सरकार चाहती थी उस टाइम पे कि उद्योग जो हैं ज़्यादा मात्रा में स्थापित किए जाएं। तो वहाँ पर क्या हुआ, धन जो है किसने प्रोवाइड कराया, उसको सरकार ने प्रोवाइड करा दिया। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित हुए। तो जब टिस्को लग गया वहाँ पर, तो टिस्को के बाद कई सारे अन्य अन्य उद्योग धंधे भी वहाँ पर क्या किए गए, स्थापित किए गए, जैसे कि रसायन उद्योग हो गया, इंजन के पुर्जे बनाना, क्योंकि जो आपके इंजन के पुर्जे हैं वो लोहे से बनते हैं,
और टिस्को से क्या मिल जाता था, लोहा मिल जाता। कृषि उपकरण, जो कृषि में प्रयुक्त यंत्र होते हैं उसमें भी लोहे की जो है मांग होती है, लोहे का प्रयोग होता है, तो इसलिए वो भी इसके पास लग गए। जो मशीनें होते हैं उसमें भी लोहा चाहिए होता है, तो वो भी इसके पास ही लगे। टीन के चादरों के अंदर भी लोहे की मात्रा चाहिए होती है, तो वो भी, क्योंकि टीन की मिश्र धातु बनाने के लिए आपको लोहे की मात्रा का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो टीन की चादरें जहाँ बनती थी, जो उद्योग धंधे हैं उसके, वो भी इसी के आसपास लगे। केबल और तार बनाना, तो केबल और तार बनाने के लिए भी जो लौह इस्पात उद्योग है उसके आसपास ही, जो टिस्को नामक कंपनी है उसके आसपास ही इन उद्योगों को विकसित किया गया है, ठीक है। आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी जो इस चैप्टर में बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की कक्षा को लास्ट तक देखने के लिए, आपका यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कक्षा को देखने के लिए